नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है 11th क्लास का बायोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसमें हम आपको 4 वीडियो दिए हैं फर्स्ट चैप्टर के लिए और लगभग हम लोग का फर्स्ट चैप्टर जो है समाप्त हो गया है। और अब जो है हम लोग अध्याय 2 हम लोग शुरू करेंगे, जो कि है आपका जीव जगत का वर्गीकरण। जीवों का वर्गीकरण, जीव जगत में जितने भी सजीव जगत है, मतलब पेड़ पौधे, सभी को हम लोग वर्गीकृत करेंगे इस पाठ में, अध्याय 2 में। तो हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे, जैसे फर्स्ट जो चैप्टर था उसका जो लास्ट वीडियो था उसमें हम आपको बताए थे कि इसमें जो है वर्गीकरण का आधार जो है कुछ वैज्ञानिकों ने दिया है, थॉट उनका विचार है, उस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि बुक में वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया है, उस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले वैज्ञानिक आते हैं आपके अरस्तु। सबसे पहले वैज्ञानिक आते हैं अरस्तु। अरस्तु ने क्या किया है कि जो पादप जगत है, 2 प्रकार के जंतु जगत को 2 भागों में बांटा और पादप जगत को उन्होंने 3 भागों में वर्गीकृत किया। तो उन्होंने पादप जगत में 3 वर्ग बनाए: शाक, वृक्ष और झाड़ी। तो शाक, वृक्ष और झाड़ी। शाक वे पौधे होते हैं जो छोटे होते हैं और उनमें कांटे नहीं पाए जाते। झाड़ी में कांटे भी हो सकती हैं। शाक छोटे पौधे होते हैं और इसमें जो है लकड़ी नहीं पाई जाती है, एकदम छोटे छोटे वृक्ष होते हैं, उसको शाक कहेंगे। वृक्ष वे लकड़ी होते हैं जो मतलब जो है बहुत बड़े काष्ठीय होते हैं, उस पर लकड़ी होता है, बिक्री के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जलावन के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और झाड़ी तो आप जानते हैं छोटे होंगे और झाड़ीदार होंगे। ये 3 भागों में वर्गीकृत किया अरस्तु ने पौधे को, यानी पादप जगत को 3 भागों में अरस्तु ने जो है बांटा। तो आप यहाँ पर समझेंगे कि क्या शाक, वृक्ष और झाड़ी केवल ये 3 अध्ययनों से हमें पूरे पौधे के बारे में जानकारी मिल सकता है? तो आपको लगेगा कि नहीं, इतना तो नहीं है, इसके बावजूद भी हम लोग को और कुछ चाहिए जानने के लिए। तो अरस्तु के द्वारा बस यही 3 गो थॉट विचार दिया गया था जो पौधे के लिए था। तो इसलिए वहाँ पर अरस्तु का जो है ये विचार जो है कारीगर सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि पौधे में मतलब कोशिका भी होती हैं और ये यूकैरियोटिक कोशिका है, क्या होता है, प्रकाश संश्लेषी होता है, कैसे होता है, किस प्रकार की कोशिका होती है, इस विचार को उसने नहीं दिया था। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग अरस्तु का अध्ययन नहीं करेंगे, इसको हम कट कर देते हैं। दूसरे वैज्ञानिक आते हैं कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस जो हैं, इनको आधुनिक वर्गीकरण का जो है जन्मदाता भी कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को। इन्होंने जो है जीव जंतुओं को उनके कोशिका के आधार पर जो है रखा था कि जो संसार में जितने भी जो है जीव हैं, जो सजीव हैं, जिनके अंदर जीव है, सजीव हैं, तो उनको जो है उन्होंने कोशिका के आधार पर बांटा था। तो उन्होंने बताया था कि जो है या तो वे जीव प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने होंगे या तो वो यूकैरियोटिक कोशिका से बने होंगे। कोशिका को आधार उसने माना था। या तो इसका आधार देखेंगे, या तो जो जीव होंगे वो प्रोकैरियोटिक होंगे या फिर यूकैरियोटिक होंगे। यूकैरियोटिक होंगे। ये पौधे और जंतु दोनों के लिए था। दूसरा था कि इन्हीं का एक विचार था, जानेंगे इनका जो है वर्गीकरण इनका है, जिसमें बताया गया था कि जिसमें आरबीसी पाई जाएंगी उसको, मतलब जिसमें लाल ब्लड सेल जो है पाए जाएंगे, जिनका खून लाल होगा उनको एक जगह रखेंगे और बाकी जितने भी जो हैं ब्लड वाले को एक जगह रखेंगे यहाँ पे। तो और दूसरा इनके बारे में एक और इम्पोर्टेंट जानकारी आप लोग ले लेंगे। कैरोलस लिनियस जो हैं ये 2 नाम पद्धति दिए थे। जो भी होता है, जो भी जीव है, पेड़ पौधे हैं, उनका वैज्ञानिक नाम होता है। उन वैज्ञानिक नाम को देने का श्रेय जो है कैरोलस लिनियस को जाता है। कैरोलस लिनियस को जाता है। द्वि नाम पद्धति जो है कैरोलस लिनियस ने दिया था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द्वि नाम पद्धति
कैरोलस लिनियस ने दिया था। तो आप बताएंगे यहाँ पर कि केवल कोशिका के को आधार मान करके क्या हम जीवों का वर्गीकरण कर सकते हैं क्या? केवल कोशिका को आधार मान करके या प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका मान करके क्या हम इस चीज़ का अध्ययन कर सकते हैं, वर्गीकरण किसी भी जीव का कर सकते हैं? वास स्थान होगा उसका अलग, रहने का स्थान होगा, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक तो ये हमको पता है कि दो ही कोशिका से मिलकर के जीव बने हुए हैं। तो केवल ये आधार लगा लेना कि या तो प्रोकैरियोटिक होंगे या तो यूकैरियोटिक होंगे और इसमें कुछ विभिन्नता नहीं पाई जाती हो, तो ये गलत होगा। इसलिए कैरोलस लिनियस के बाद मतलब इन सभी को हम लोग पढ़ते हैं, अरस्तु को भी पढ़ते हैं, कैरोलस लिनियस को भी पढ़ते हैं, लेकिन इस समय जो है अभी जो आपके बुक में पूरा जो डिटेल्स दिया गया है वो तीसरे वैज्ञानिक जो है इसको हम लोग पढ़ते हैं, जिनका नाम है R.H. व्हिटेकर। ध्यान से सुनेंगे, इनको भी हम लोग अभी जो है नहीं पढ़ते हैं। क्यों? आधार तो अभी आपको बताया गया है। कैरोलस लिनियस को भी पढ़ते हैं, आधुनिक जो है वर्गीकरण के जन्मदाता इन्हीं को माना गया है, लेकिन अब जो है इनके अंदर मतलब विभिन्नता अधिक प्रदर्शित नहीं होती है जीवों के अंदर। ध्यान से सुनेंगे, कैरोलस लिनियस द्वारा जो भी पद्धति अपनाई गई उसमें जो है अधिक विभिन्नता नहीं देखने को मिलती है। इसलिए कैरोलस लिनियस को भी वहाँ पे थोड़ा सा मतलब हम लोग उनका अध्ययन को वहीं पे रोक करके हम लोग अगला अध्ययन करेंगे। जो अगला वैज्ञानिक हम लोग के होंगे वो होंगे R.H. व्हिटेकर, जिनको पूरे बुक के अंदर हम लोग को पढ़ना है। R.H. व्हिटेकर को जानते हैं, तीसरे, इसको रफ कर दे रहे हैं हम। जो तीसरे वैज्ञानिक हैं हम लोग के वो हैं R.H. व्हिटेकर। ध्यान से सुनेंगे सब लोग। तीसरे जो वैज्ञानिक हैं, दो वैज्ञानिक अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। पहले अरस्तु को हम लोग जाने, उसके बाद हम लोग जान रहे हैं कैरोलस लिनियस को जाने, उसके बाद अभी हम लोग जो हैं वो जान रहे हैं हम लोग R.H. व्हिटेकर। R.H. व्हिटेकर को जानेंगे। इन्होंने क्या किया था कि जंतु और पौधे को और जो भी जीव हैं उनको जो है कोशिका को तो आधार लिया था, क्योंकि कैरोलस लिनियस ने जो है दो ही नाम पद्धति दिया था, कोई भी जीव का एक वैज्ञानिक नाम होगा। इस बात को जो है, इस थॉट को, इस विचार को कैरोलस लिनियस ने दिया था। उन्हीं को विचारों को आगे लेकर के ये एक R.H. व्हिटेकर आए, जिन्होंने क्या किया कि इस जीव जगत को 5 भागों में वर्गीकृत किया। R.H. व्हिटेकर ने, ध्यान से सुनेंगे, R.H. व्हिटेकर ने जीव जगत का वर्गीकरण जो है 5 भागों में इसको बांटा। जीवों का वर्गीकरण 5 भागों में किया। पहला जो भाग था वो था मोनेरा। ध्यान से सुनेंगे, पहला जगत था मोनेरा। दूसरा प्रोटिस्टा। तीसरा कवक। चौथा पादप और 5वां जो है जंतु। उन्होंने क्या किया कि 5 को जगत बनाया। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा पादप, 5वां जंतु। ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर समझने वाली बात है। सब में उन्होंने अलग अलग विविधता को दर्शाया, वर्गीकरण दर्शाया कि सब किस प्रकार अलग हैं। ध्यान से देखेंगे, मोनेरा जगत में उन्होंने क्या किया कि कोशिका का जो आधार लिया था कैरोलस लिनियस ने, उसको आगे बढ़ाया। कैरोलस लिनियस ने कहा था कि संसार में जो भी जीव पाए जाएंगे वे केवल 2 ही प्रकार के कोशिका से बने होंगे, या तो प्रोकैरियोटिक कोशिका या तो यूकैरियोटिक कोशिका। तो उन्होंने क्या किया R.H. व्हिटेकर ने कि मोनेरा जगत के अंदर सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव को रख दिया। ध्यान से सुनेंगे, मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका, मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव को रखा। तो आप अपने से समझ सकते हैं, जब सभी प्रोकैरियोटिक निकल जाएंगे एक ही साथ में, मोनेरा जगत के अंदर सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका जीव आ जाएंगे, तो बाकी सभी में कौन सी कोशिका होगी? तो इसमें होगी यूकैरियोटिक कोशिका। ध्यान से सुनेंगे, यूकैरियोटिक। इन सभी में यूकैरियोटिक कोशिका होगी। मोनेरा जगत के अंदर
पूरे मोनेरा जगत में जब हम लोग पढ़ेंगे तो प्रोकैरियोटिक कोशिका को एक साथ में पढ़ेंगे, यानी कि मोनेरा जगत का अगर हम लोग अध्ययन करेंगे तो पूरे प्रोकैरियोटिक कोशिका के जितने भी जीव हैं उन सभी का अध्ययन हम लोग मोनेरा जगत के अंदर कर लेंगे। उसके बाद जब प्रोटिस्टा हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें यूकैरियोटिक, कवक में भी यूकैरियोटिक, पादप में भी यूकैरियोटिक और जंतु में भी यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। लेकिन अब बताइए यहाँ पे कि सभी में जब यूकैरियोटिक कोशिका होगी तो सभी तो समान हो जाएंगे, सभी समान होंगे? नहीं, इसमें भी हम लोग को अंतर देखना है। क्या है कि प्रोटिस्टा जगत के अंदर क्या किया गया है कि प्रोटिस्टा जगत के अंदर जितने भी प्रोटिस्टा जगत के अंदर पाया क्या जाता है तो यूकैरियोटिक कोशिका होता है। यूकैरियोटिक के अंदर जितने भी एक कोशिकीय जीव आएंगे उसको रख दिया जाएगा, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिका वाले जीव। ध्यान से सुनेंगे, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिका वाले जीव यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम ताकि आपको आसान हो जाएगा। प्रोटिस्टा जगत के अंदर यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है और इसमें किस जीव को रखा गया है तो सभी एक कोशिकीय जीव को प्रोटिस्टा जगत के अंदर रखा गया है। तो अब आप बताइए कि सभी एक कोशिकीय एक साथ निकल जाएंगे तो बाकी में सभी में क्या होंगे तो सभी में हो जाएंगे बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। ध्यान से देखेंगे, अभी यहाँ देखिए प्रोकैरियोटिक एक बार निकल गया पूरा, उसके बाद यूकैरियोटिक के अंदर जो है एक कोशिकीय जीव को हम लोग प्रोटिस्टा जगत के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा है कवक, पादप और जंतु। यहाँ से देखें, तीसरा कवक है, चौथा पादप और पांचवा जंतु। इन सभी में बहुकोशिक, ये सभी क्या होते हैं बहुकोशिक होते हैं, ये बहुकोशिकीय जीव हैं। यहाँ पर और चीज़ जानना है आपको कि जब ये तीनों बहुकोशिकीय हो जाएंगे तो इसमें और आधार लेना पड़ेगा आपको कि कौन सा आधार लें कि इसमें भी अलग समान मतलब जो है इसमें भी विभिन्नता पाई, विभिन्नता को हम लोग प्रदर्शित करेंगे। तो कैसे करेंगे, क्योंकि ये भी कवक जो है यूकैरियोटिक कोशिका से बना है, बहुकोशिक है। पादप भी क्या है यूकैरियोटिक से है और ये बहुकोशिक है। जंतु भी क्या है यूकैरियोटिक है और बहुकोशिक है। तो तीनों जब बहुकोशिक हो जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे अंतर स्पष्ट करेंगे कि इन तीनों में किस प्रकार अंतर पाया जाता है। तो ध्यान से सुनेंगे। अब हम लोग लेते हैं कि जो है कुछ और आधार लेते हैं। कोशिका का जब आधार लिए बहुकोशिक होते हैं तो अब हम लोग लेते हैं पोषण, भोजन का जो है ये लेते हैं। भोजन कैसे ये लोग करेंगे तो आप देखेंगे ध्यान से, भोजन का जो है ये क्या होता है कि ये परपोषी होते हैं। कवक जो होते हैं परपोषी होते हैं और पादप क्या होते हैं तो ये स्वपोषी होते हैं। पौधे क्या होते हैं स्वपोषी होते हैं। तो एक तो यहाँ पर अंतर हम लोग को मिल गया कि जो कवक होगा वो क्या होगा परपोषी होगा, परपोषी होगा। कवक क्या होगा परपोषी होगा। पादप क्या हो जाएगा स्वपोषी होगा। सबको समझ में आ रहा है? ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर कवक क्या होता है यूकैरियोटिक जीव है, बहुकोशिक है और क्या है परपोषी है। पादप क्या है यूकैरियोटिक जीव है, बहुकोशिक है और क्या है स्वपोषी है। तो यहाँ पर देखेंगे जंतु भी क्या होता है परपोषी होता है, परपोषी होता है। जंतु भी क्या होता है परपोषी होता है। यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा, ये भी परपोषी और ये भी परपोषी, ये तो स्वपोषी है तो अलग निकल गया। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से सभी लोग, ये भी परपोषी और ये भी परपोषी। तो इसमें दोनों में क्या करना पड़ेगा हम लोग को अंतर देखना पड़ेगा। तो देखेंगे क्या होता है कि जो कवक का भोजन करने का शैली है, ध्यान से देखेंगे, ये क्या होता है बाह्य होता है, अवशोषित करते हैं भोजन को, अवशोषित करते हैं। कवक जो है भोजन को अवशोषित करते हैं, अवशोषित, यहाँ पर देख दीजिए अवशोषित करते हैं, अवशोषित करते हैं। कवक जो है भोजन को क्या करते हैं अवशोषित करते हैं और ये जब भोजन करते हैं तो इनका जो है भोजन अंदर जाता है, अंतर्ग्रहण करते हैं। ये जंतु जो हैं भोजन को अंदर लेकर जाते हैं, अंतर्ग्रहण होता है। तो यहाँ पर हम अंतर्ग्रहण लिख लेते हैं। अंतर्ग्रहण। अब देखिए हम लोग सब में क्या किए अंतर स्पष्ट कर दिए RH व्हिटेकर के अनुसार। ध्यान से सुनेंगे, RH व्हिटेकर को हम लोग अब से जो भी हम लोग पढ़ेंगे उस तो पहले हम आपको बताए थे अरस्तु के बारे में, उसके बाद आपको बताए हम कि
कैरोलस लिनियस के बारे में बताए। तीसरे वैज्ञानिक जो हम लोग के आते हैं आर.एच. व्हिटेकर, इन्हीं को हम लोग अभी पढ़ रहे हैं और लगभग इस चैप्टर में हम लोग आर.एच. व्हिटेकर को ही पढ़ेंगे, जिन्होंने क्या किया था, 5 जगत बनाया था। पहला का नाम है मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, पादप जगत और जंतु जगत। इन्होंने क्या किया था, इन सभी को अलग अलग अध्ययन करने के लिए सूटेबल हो सके, बढ़िया से अध्ययन किया जा सके, इस प्रकार उनको बांटा गया था। मोनेरा के अंदर क्या होता है कि सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव रहते हैं। एक बात समझ लीजिए कि जब सभी प्रोकैरियोटिक वाले एक साथ निकल जाएंगे तो बाकी सभी में, यानी कि प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु सभी में क्या होगा, यूकैरियोटिक कोशिका पाया जाएगा। फिर से देखेंगे। उसके बाद क्या किया गया कि यूकैरियोटिक अगर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो क्या करेंगे, और भी आधार लेंगे कि इसको कैसे हम लोग मतलब विभिन्नता प्रदर्शित कर सकते हैं, कैसे बताएंगे इसको। तो प्रोटिस्टा के अंदर क्या होता है कि यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है और सभी एक कोशिकीय जीवों को, ध्यान से सुनेंगे, सभी एक कोशिकीय जीवों को जो है इसके अंदर, यानी कि प्रोटिस्टा जगत के अंदर रखा गया है। तो सभी जब एक कोशिकीय निकल गए तो बाकी सब में बहुकोशिकीय होंगे। ध्यान से सुनेंगे, सभी में, बाकी में सभी में बहुकोशिकीय जीव होंगे। उसके बाद क्या है कि जो है भोजन को लिया गया है। तो भोजन क्या, पादप क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और जंतु जो है परपोषी होते हैं, कवक भी क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। कुछ स्वपोषी होते हैं, कैसे होंगे वो भी हमको जब कवक जगत हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे बताएंगे आपको। क्या होता है कि उसके बाद हम लोग भोजन को आधार लेके किस प्रकार ये भोजन करेंगे। तो जंतु के अंदर अंतर्ग्रहण होता है और कवक जो है भोजन को अवशोषित करता है। इस प्रकार हम लोग देखें कि आर.एच. व्हिटेकर जो हैं, इन्होंने 5 जगत बनाया और किस प्रकार इन्होंने ऐसे जो है एक टेबल बना करके सजाया है, जो हम आपको बताए हैं। इसी प्रकार आपके बुकों में भी अध्ययन करने को मिल जाएगा, वहाँ पे एनिमिलिया मिलेगा, आगे बताएंगे कैसे कैसे क्या होता है। आज के इस वीडियो में जो है ये अध्याय 2 का फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट पार्ट वीडियो है। ये आपको समझ में आया, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आगे जो है इसका पार्ट 2 में इसके आगे के जो पॉइंट्स होंगे आपको हम बताएंगे और 2-3 वीडियो में हम लोग अध्याय 2 को भी ख़त्म कर लेंगे। जैसे कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर को 4 ही वीडियो में ख़त्म कर लिए, हालांकि थोड़ा लेंथी चैप्टर था, उसके बावजूद भी हम लोग 4 वीडियो में ही ख़त्म कर लिए उसको। इस तरह से इस वीडियो को भी हम लोग बहुत जल्दी ही ख़त्म कर लेंगे। बस आप पूरे ध्यान से इसको बारीकियों से पढ़ते चलें कि इसके अंदर हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद। अगर आपको चैनल अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जो है जो स्टूडेंट्स हैं इस समय जो पढ़ रहे हैं उन सभी के पास हमारा वीडियो पहुंच सके। बहुत मेहनत करके हम आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, बना रहे हैं। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप क्या करेंगे, बिल्कुल जो है बढ़िया से इसको पढ़ेंगे और आप आगे पढ़ेंगे। बिल्कुल हमको विश्वास है कि इतना मेहनत करने के बाद आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ लाइक। जय हिंद।